नाजरीन आदाब, मैं खुर्शीद रब्बानी ग्राउंड जीरो के एक और एपिसोड में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। ग्राउंड जीरो एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हमारे नुमाइंदे सीधे आप तक पहुंचते हैं, ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लेते हैं और फिर हमारी टीम बारीकी से आपसे जुड़े तमाम मुद्दों और मसाइल को समझ कर रिपोर्ट तैयार करती है। ग्राउंड जीरो के जरिए हमारी कोशिश आपसे जुड़े मुद्दों और मसाइल को मुल्क के सियासतदानों, अफसरशाहों और हुक्मरानों तक पहुंचाने की है, ताकि जिम्मेदार ओहदों पर बैठे लोग आपकी परेशानियों को जान सकें, समझ सकें और उन्हें हल कर सकें। इसी कड़ी के तहत आज आपको दिखाएंगे दिल्ली के मुस्तफाबाद असेंबली का हाल और साथ ही आपको बताएंगे कि किस तरीके से वहां के हालात जो हैं वो हैं, किस तरीके से वहां पे लोग परेशान हैं। वहां के हालात को जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही इस खबर पर भी हमारा तज्जिया एक तरीके से रहेगा कि इस खबर के असल जो है वो वजह क्या है, क्यों इस तरह के लोग जो है वहां के लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, इस पर भी हम आपको बताएंगे। हमारा तबसरा भी इस पर रहेगा और इन तमाम चीजों के अलावा आपको कुछ अहम जानकारी भी बताएंगे कि कौन सी वो जानकारियां हैं, कौन सी वो बातें हैं जिन्हें आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और आपको ये भी बताएंगे कि हम सफर सुपरफास्ट ट्रेन जो है वो कहां पर शुरुआत हुई, साथ ही थाईलैंड में फंसे जो 11 बच्चे फंसे हैं उनके हालात क्या हैं और बिहार में सैलाब के हालात क्या हैं। वहां पर नदियां जो है वो खतरे के निशान पर बह रही हैं। इस सब के अलावा प्रोग्राम के आखिर में आज की तारीख भी पेश करेंगे ताकि आप माजी को भी अच्छे से जान सकें। तो आइए ग्राउंड जीरो का आगाज करते हैं टॉप 10 न्यूज के साथ। सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ। वजारत दाखिला ने रियासत और यूनियन टेरिटरी से सोशल मीडिया पर अफवाहों के जरिए भीड़ को तशद्दुद के लिए उकसाने पर रोक लगाने की कोशिश करने को कहा है। मुल्क के कुछ दीगर हिस्सों में भी व्हाट्सएप पर अफवाह के जरिए उकसाई गई भीड़ ने इस तरह के वाकयात को अंजाम दिया है। वजारत दाखिला ने इस वाकयात को संजीदगी से लिया है और रियासती सरकारों को अहकामात जारी करके इन वाकयात पर लगाम लगाने को कहा है। वाज़े रहे कि हाल के दिनों में मुल्क में कई जगहों पर मॉब लिंचिंग के वाकयात हुए हैं। झूठी अफवाहों पर भरोसा करके भीड़ ने कितनों को मौत के घाट उतार दिया तो कईयों को जख्मी कर दिया। कल सुप्रीम समाअत के सुप्रीम फैसले के बाद भी दिल्ली हुकूमत और एलजी के दरमियान तनाज़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिल्ली सरकार के सर्विसेज डिपार्टमेंट ने केजरीवाल सरकार का हुक्म मानने से इनकार कर दिया है। महकमे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सर्विसेज महकमे के अगस्त 2016 के नोटिफिकेशन को रद्द करने की जानकारी नहीं है। जराये के मुताबिक डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के हुक्म को मानने से सर्विसेज डिपार्टमेंट ने इनकार कर दिया है। महकमा अगस्त 2016 के नोटिफिकेशन की बुनियाद पर ही काम करता रहेगा। वहीं दिल्ली के अफसरान ने तकर्रुरी और ट्रांसफर की फाइल को वापस कर दिया है। अमेठी दौरे पर राहुल गांधी ने गांधी के नजरिए को लेकर आरएसएस पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस सदर के मुताबिक आरएसएस गांधी को नहीं गोडसे को अपना गुरु मानती है। पार्टी कारकुनान से बात करते हुए राहुल ने कहा, भारत की आजादी में आरएसएस का कोई ताउन नहीं रहा। आरएसएस ने तारीख से छेड़छाड़ की है। आरएसएस के लीडर महात्मा गांधी की बात करते हैं लेकिन गोडसे को अपना आइडियल मानते हैं। राहुल ने डोकलाम तनाजे और बुलेट ट्रेन को लेकर भी पीएम मोदी पर इल्जाम लगाया। कर्नाटक में कुमारस्वामी ने अपना पहला बजट पेश किया जिसके तहत किसानों का 2-2 लाख रुपए का कर्ज माफ करने का ऐलान किया गया। हालांकि किसानों की कर्ज माफी से कर्नाटक पर 34,000 करोड़ का बोझ बढ़ेगा। जेडीएस और कांग्रेस दोनों ने इंतखाब के दौरान किसानों से कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन कर्नाटक में पेट्रोल डीजल पर 2% टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया गया है। अब कर्नाटक में ही पेट्रोल पर 32 और डीजल पर 21% टैक्स लगेगा। बजट में कर्नाटक में 247 इंदिरा कैंटीन खोलने का ऐलान किया गया है, जिसके लिए 211 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। आरजेडी ने अपना 22वां यौम तासीस पार्टी के सदर लालू यादव के बिना मनाया। हालांकि इस मौके पर लालू के दोनों बेटे फिर एक साथ दिखे और इत्तेहाद दिखाने की कोशिश की। बड़े बेटे तेज प्रताप ने अपने छोटे भाई के साथ किसी भी तरह के इख्तलाफ की खबरों को खारिज किया और कहा कि हमारे बीच फूट डालने की कोशिश की जा रही है। लालू की गैर मौजूदगी का जिक्र करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि आज हम यहाँ हैं और उनके टोन में बोलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये मत समझिए कि लालू यहाँ हमारे बीच नहीं है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी जल्दी ही सीएम नीतीश कुमार को धोखा देगी। सुनंदा पुष्कर मौत के मामले में कांग्रेस लीडर शशि थरूर गिरफ्तारी से बच गए हैं। थरूर को पेशगी जमानत मिल गई है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी है, लेकिन शर्त रखी है कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और बिना इजाजत के बैरून मुल्क भी नहीं जा सकते हैं। वाज़ेह रहे कि शशि थरूर अपनी अहलिया सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में मुल्जिम हैं। उन पर सुनंदा को खुदकुशी के लिए उकसाने का इल्जाम है।
पुणे के MIT विश्व शांति गुरुकुल स्कूल की नई गाइडलाइन पर मामला गर्म होने के बाद स्कूल ने अपना फैसला वापस ले लिया। दरअसल स्कूल मैनेजमेंट ने कहा था कि तालिबात सफेद या स्किन कलर के इनरवियर पहनेंगी। सैनिटरी पैड्स डस्टबिन में न डालने पर 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। तय वक्त पर ही टॉयलेट के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है और पानी या बिजली की बेवजह इस्तेमाल पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल मैनेजमेंट ने कहा है कि जवाबी के खिलाफ कोई एहतजाज नहीं करेगा। स्कूल ने इस फैसले के पीछे सिक्योरिटी की दलील दी थी। दिल्ली के बुराड़ी में 11 लोगों की मुश्तबा मौत में पुलिस अब भी खाली हाथ है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 11 लोगों की मौत खुदकुशी है या मर्डर। पुलिस इस केस को लेकर अब भी खाली हाथ है। वहीं इस केस में एक CCTV फुटेज सामने आया है। इस फुटेज में नीतू और उसकी वालदा स्टूल लेकर जाती हुई दिखाई दी हैं। इसी बीच जानकारी ये भी मिल रही है कि ललित पिछले 11 साल से दावा कर रहा था कि उसके अपने वालिद की रूह से बात होती है। घरवाले भी ललित की बातों को सच मान रहे थे। दावा ये भी किया जा रहा है कि ये कुनबा तरक्की के लिए बरगद पूजा कर रहा था। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलसल भारी बारिश हो रही है। कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया है। भोपाल में तेज बारिश की वजह से सीवर सिस्टम फेल हो गया है। इंतजामिया को ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा है। मगरिबी बंगाल में मुसलसल बारिश से सैलाब जैसे हालात बन गए हैं। जलपाईगुड़ी और बानरहाट में जबरदस्त बारिश से तकरीबन 10,000 कुनबे मुतासिर हैं। असम में भी जबरदस्त बारिश के बाद आए सैलाब से अब तक 32 लोगों की मौत हो गई है। रियासत के 5 अजला में 50,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हैं। मौसम खराब होने की वजह से अमरनाथ यात्रा को भी रोक दिया गया है। अमेरिका ने ईरानी सदर हसन रूहानी के धमकी आमेज बयान को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आलमी मंडी में ईरानी तेल फरोख्त रोकने की कोशिश की गई तो ईरान खित्ते के ममालिक की तेल सप्लाई भी बंद कर देगा। ईरानी सदर के इस बयान के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने धमकी दी है कि अगर ईरान के खित्ते के ममालिक के तेल बरामदात रोकने की कोशिश की गई तो ईरान की आबनाए हरमूज बंद कर दी जाएगी। वहीं पाबंदियों की वजह से ईरान और नई दिल्ली के रिश्तों पर पड़ने वाले असर को लेकर अमेरिका अगले कुछ महीनों में हिंदुस्तान से बातचीत कर सकता है। आपको बता दें कि खलीज फारस में ईरान का असर व रसूख है। इसी बहरी रास्ते से दुनिया का 1/3 तेल सप्लाई किया जाता है। और ग्राउंड जीरो में टॉप 10 के बाद अब बारी है आज की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की। दिल्ली के एक पूरे इलाके की अकलियती आबादी कूड़े के ढेर पर जिंदगी बसर कर रही है। ईद और रमजान जैसे मुबारक मौकों पर भी यहाँ के लोग जो हैं वो परेशान हैं और यहाँ के लोगों के हिस्से में सफाई नहीं आती। सुनकर ही नहीं बल्कि देखकर भी हैरानी होती है कि साफ सफाई के नारों के बीच झांकती गंदगी को लेकर आखिर कब टूटेगी जिम्मेदार लोगों की नींद, या फिर यूं ही PM मोदी के क्लीन इंडिया मिशन पर लगता रहेगा पलीता। ये पलीता जो है कोई और नहीं लगा रहा बल्कि अफसर लगा रहे हैं। बात दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके की हो रही है। यहाँ के हालात पर हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और खुद तय कीजिए कि अगर मुल्क की दारुल हुकूमत के ये हालात हैं तो दूर दराज के इलाकों में क्लीन इंडिया मिशन का क्या हाल हो रहा होगा, कैसे क्लीन इंडिया मिशन दम घुट रहा है उसका। ये महज एक तस्वीर नहीं है बल्कि हकीकत है उस दावे की जो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत के वक्त किया गया था। इन चश्मों से महात्मा गांधी देख रहे हैं कि बेटे भारत को स्वच्छ किया कि नहीं किया। इस बात में कोई शक नहीं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत नेक नियत के साथ की थी। करेंगे और करके रहेंगे, इस संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। मुल्क का हर कोना साफ और पाक करने का सुनहरा ख्वाब देखा था, लेकिन लापरवाह अफसरों ने इस ख्वाब की हवा निकालने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। भला कोई कूड़े के ढेर पर भी नमाज पढ़ता है क्या? हो सकता है कि आपका इस सवाल पर जवाब ना हो, लेकिन मुस्तफाबाद के लोग कूड़े के ढेर पर नमाज पढ़ते हैं। कूड़े पर नमाज पढ़ना उनकी जिंदगी की स्याह हकीकत है। इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए। आपको नजर आएगा एक तरफ कूड़े का ढेर लगा है और उसी पर चटाई बिछाकर ईद की नमाज अदा की गई। हैरत तो यह है कि यह हिंदुस्तान के किसी दूर दराज इलाके की नहीं बल्कि मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली के मुस्लिम अक्सरियत वाले बड़े इलाके मुस्तफाबाद की तस्वीरें हैं। मुस्तफाबाद दिल्ली की असेंबली सीट है, लेकिन यहाँ आकर लगता है मानो पूरा इलाका
गंदगी के ढेर पर बैठा है और गंदगी से यहाँ रहने वाले आबादी का वास्ता इस कदर हो गया है कि लोग चाहकर भी पीछा नहीं छुड़ा पाते। मुस्तफाबाद जाते ही एक तरफ गाड़ियां हिचकोले खाने लगती हैं, तो सड़कों के किनारे लगे गंदगी के ढेर नाक पर हाथ रखने को मजबूर कर देते हैं। इलाके के लोग बताते हैं कि कह कहकर थक गए, लेकिन ना तो निगम के मुलाजिम बात सुनते हैं और ना ही इलाके में चुने हुए नुमाइंदे। गाँव की तरह भाई दिल्ली में आते नहीं, कोई काम करने तैयार नहीं। यहाँ तो बंटवारा आ भाई, यहाँ पे ये बीजेपी जीत गई तो उस साइड काम होगा, कांग्रेस जीत गई इस साइड काम होगा, पब्लिक पिट जाती है। कूड़ा निकल जाएगा, नाले में दोबारा चला जाएगा, तो जब थोड़ा बहुत बच जाएगा उठ जाएगा, तो गाँव से बुरा। साफ और हरी दिल्ली का नारा भी दीवार के नीचे ही दम तोड़ देता है। अक्सर इल्जाम लगते हैं कि अकलियती आबादी वाले इलाकों, खासकर मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में गंदगी होती है, लेकिन सवाल यही कि अगर इस गंदगी को साफ कराने की जिम्मेदारी जिम्मेदारान नहीं लेंगे तो फिर साफ सफाई कैसे होगी। मुस्तफाबाद के लोग कहते हैं हफ्तों तक निगम के मुलाजिम कूड़ा नहीं उठाते और निगम के अफसर बात सुनते नहीं। पूरा इलाका देखो ना, पूरा रोड पकड़ते नहीं आप नेता को किसी को? अरे कोई सुन के राजी नहीं है, किससे क्या कहूं? जब ये झाड़ू लगती है जब कोई नेता आता है यहाँ, नरक में रह रहे, नरक में। इस रोड का कार्यालय बहुत जल्दी होना चाहिए था, जो आज की डेट में हमारे सारे लोग परेशान हैं, हमारी गाड़ियाँ भी खराब होती हैं, दूसरी और पानी भर जाता है रोडों पर, निकलने में बच्चों को भी दिक्कत होती है। चारों तरफ गंदगी है, नाले अटे पड़े हैं गंदगी की वजह से, लेकिन कोई सूद लेने को तैयार नहीं। इलाकाई पार्षद हो या फिर विधायक हो, वो सिर्फ दावों से अपने काम चलाते हैं। जब चुनाव आते हैं उसके बाद भूल जाते हैं कि वहाँ किस हाल में जी रही है। बड़ी बात यह है कि कई हादसे भी हुए, लोग शिकायत करते करते थक गए, लेकिन कोई भी सुनने को राजी नहीं। सवाल ये है कि क्या राजधानी दिल्ली में ये हालात एक दिन में बन गए या फिर ये बीमारी यहाँ लंबे वक्त से। लोगों से इस सिलसिले में बात की जाती है तो वो कई किलोमीटर लंबी इस सड़क को दिखाने के लिए हमें ले आते हैं। ये मुस्तफाबाद की मेन सड़क है, लेकिन आप तस्वीरों में देख लीजिए, क्या ये सड़क चलने लायक है? जगह जगह पर पानी भरा हुआ है, सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, कुछ समझ नहीं आता। हालत ये है कि ना तो पार्षद और ना ही एमएलए ये बताने को राजी हैं कि हालात कब सुधरेंगे। यही वजह है कि अब आवाम का गुस्सा बढ़ रहा है। 5 साल के दौर में तकरीबन ये जो बाहर के मेन नाले हैं, इन नालों की सफाई तकरीबन 3 बार हुई थी। आज 6 साल में एक बार सफाई नहीं हुई। और भी अधिकारी हैं वो काम करने को राजी नहीं है। यहाँ पर निगम के कर्मचारी आते हैं, वो सफाई करते हैं मुस्तकिल या क्या? वो थोड़ा बहुत करते हैं, हाजिर लगाई भाग गए। यहाँ की दिक्कत ये है, सफाई कर्मचारी जो है टाइम से काम नहीं करते, एक आधा घंटा काम किया और चल दिए। जब उनसे कोई शिकायत करते हैं कि भाई ऐसा कर दो, तो उनका कहना यही है कि हमारी कंप्लेंट ऊपर करो, तो ऊपर से पछताओगे फिर तुम। तो फिर वो कहते हैं कि नीचे से ऊपर तक देखते हैं, हम देखते हैं करते क्या हो। कंप्लेंट भी काफ़ी की है, बट सब भी काफ़ी की है कूड़े के, लेकिन आज तक क्या नहीं किया। MCD की मेयर थी, उनके पास भी गए, उन्होंने कहा कि ईद के बाद आना, रोज़ों के बाद जल्द सुनेंगे आपकी, उससे पहले नहीं सुनेंगे। दिक्कतें ज्यादा हैं और उनका हल बरसों से मुस्तफाबाद की आवाम को नहीं मिला। सवाल यही है कि आखिर कब तक मुस्तफाबाद की अकलियती आबादी कूड़े के ढेर पर अपनी जिंदगी गुजारेगी। ये तब है जब बरसात का मौसम चल रहा है और जरा सी बारिश इस पूरे इलाके में महामारी फैला सकती है। क्या जिम्मेदार लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं? दिल्ली के मुस्तफाबाद का यह इलाका यकीनन भारी गंदगी की चपेट में है। भले ही पीएम मोदी स्वच्छ भारत मिशन पूरी तेजी के साथ चलाए, लेकिन जमीन पर उसका कितना असर है यकीनन ये देखना होगा, क्योंकि लापरवाह अफसर यकीनन ये नहीं चाहते कि उनका जो मिशन है वो कामयाब हो। अगर वो चाहते तो इस तरह से गंदगी सड़कों पर नजर न आती। कैमरामैन जितेंद्र के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा। तो आपने देखा इस रिपोर्ट में कैसे दिल्ली में दम तोड़ रहा है क्लीन इंडिया मिशन। बहरहाल ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में यह वक्त हो गया है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर देखिए हमारा तज्जिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। ग्राउंड जीरो में आज
हमने आपको दिखाया दिल्ली की एक बड़ी मुस्लिम आबादी वाले इलाके मुस्तफाबाद का हाल। बड़ी आबादी वाले इस इलाके में बुनियादी तौर पर जो अहम मसाइल निकलकर सामने आए वो कुछ इस तरह है। साफ सफाई का यहाँ पर इंतजाम जो है वो अच्छा नहीं है, यानी बहुत खराब है। पूरे इलाके में गंदगी और बदबू से लोग परेशान रहते हैं। गंदगी की वजह से बीमारियों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसके अलावा वहां पर क्लिनिक्स भी नहीं है माकूल तादाद में। इलाके में सड़कों की हालत भी बेहद खस्ता है। गड्ढों में सड़क है या फिर सड़कों में गड्ढे, इस बात का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। ये रिपोर्ट में आपने देखा। इलाके के अवामी नुमाइंदों का इन दिक्कतों से मुंह मोड़ना भी परेशानी की असल वजह है। अवामी नुमाइंदे जब उनसे पूछा जाता है तो वो कोई जवाब नहीं देते, यानी उनकी जवाबदेही जो है अगर देखा जाए वो तय नहीं है। कुल मिलाकर के वो अपनी जवाबदेही से बचते हुए दिखते हैं। ये परेशानियां तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका हल मुमकिन नहीं है। अगर इस इलाके की बात करें तो यहाँ पर जगदीश प्रधान बीजेपी के एमएलए हैं और बीजेपी से ही रुकन पार्लियामेंट, और जो दिल्ली के बीजेपी दिल्ली के जो है वो सदर भी हैं मनोज तिवारी साहब, वो एमपी हैं। अगर इन मसाइल को लेकर वो संजीदा हो जाए तो इलाके की जो गंदगी है, जो यहाँ पर परेशानियां हैं, वो उनसे छुटकारा मिल सकता है। साथ ही सड़कों की हालात भी सुधर सकती है। इसके साथ साथ अगर इलाके के जिम्मेदार लोग भी मुत्तहिद होकर इन मसाइल को लेकर मुतालिक महकमे और अफसरान से राब्ता करें तब भी हल जरूर होगा। थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन अपने मसाइल के लिए लड़ाई भी तो आप सबको खुद ही लड़नी पड़ेगी, यानी आपको और ज्यादा बेदार होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बेदारी ही आपको इन तमाम मसाइल से छुटकारा दिला सकती है। और अगर बात करें मेंबर पार्लियामेंट मनोज तिवारी की, पीएम मोदी और बीजेपी सदर अमित शाह के वो काफी करीबी माने जाते हैं। दिल्ली की जो सियासत है उसमें वो काफी सरगर्म रहते हैं। सब कुछ ठीक रहा तो 2020 में जो असेंबली इंतखाबात होंगे तो हो सकता है कि बीजेपी की जानिब से उन्हें दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो है कैंडिडेट के तौर पर भी पेश किया जा सकता है। ऐसे में मनोज तिवारी की जो जिम्मेदारियां हैं वो और ज्यादा बढ़ जाती हैं। जाहिर है उन्हें केजरीवाल हुकूमत के साथ चल रही सियासी खींचतान को छोड़कर दिल्ली की तरक्की के लिए मिलकर काम करने पर ज्यादा जोर देना होगा। और अब बात करेंगे उन जानकारियों की जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करेंगे एयर इंडिया की। एयर इंडिया की दिल्ली अमृतसर परवाज 12 जुलाई से 30 सितंबर तक मुलतवी रहेगी। एयर इंडिया ने अभी तक वेबसाइट पर कोई वजह नहीं बताई है, लेकिन इस रूट पर फ्लाइट की जो बुकिंग्स है वो फिलहाल बंद कर दी गई हैं। अगर बात करें हमसफर सुपरफास्ट ट्रेन की, तो हमसफर सुपरफास्ट ट्रेन की शुरुआत हो गई है। ये ट्रेन सियालदा यानी कलकत्ता का जो वेस्ट बंगाल का जो सियालदा है वहां और जम्मू तवी के बीच चलेगी। ट्रेन हर पीर को दोपहर 1:10 पर सियालदा से रवाना होगी। दूसरे दिन यानी मंगल की रात 11:30 बजे जम्मू तवी स्टेशन तक ये ट्रेन पहुंचेगी। जबकि जम्मू तवी से ट्रेन हर बुध को सुबह 7:25 पर चलेगी और जुमेरात की शाम 5:45 पर यह सियालदा पहुंचेगी। और अब बात करेंगे थाईलैंड की गुफा में फंसे बच्चों की। थाईलैंड गुफा में फंसे बच्चे जो है वो थोड़ा वहां पर एक तरीके से देखा जाए तो कई दिनों से फंसे हुए हैं उस गुफा में। अब उनको राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि तूफान से गुफा में पानी बढ़ने का खतरा भी बना हुआ है। 11 दिन से बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं और फुटबॉलर थे ये बच्चे। अब उन्हें मास्क के जरिए गहरे पानी में कैसे सांस ली जाती है वो सिखाया जा रहा है। गुफा में 1 घंटे में सिर्फ 1 सेंटीमीटर पानी ही घट पा रहा है, जिसकी वजह से जो परेशानी है वो कम होने का नाम ले रही है। ये सभी जमीन से करीब 1 किलोमीटर नीचे हैं। एक ऐसी जगह फंसे हुए हैं जहां पर अंदर जाना बहुत मुश्किल है और वहां पर पहुंचने का माकूल रास्ता भी नहीं है, लेकिन जो इंतजामिया है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि कैसे उन बच्चों तक राहत पहुंचाई जाए। और बात करेंगे बिहार में सैलाब की। बिहार में जो है वो सैलाब का खतरा बढ़ता जा रहा है। नदियां खतरे के निशान पर हैं और बिहार में सैलाब का जो सालाना कहर है वो गहराना, एक तरीके से कहा जाए तो गहराने लगा है। नदियां खतरे के निशान पर जो है वो हैं और उसको पार कर गई हैं। सैलाब की जद में आ चुके लोग महफूज ठिकानों की तलाश में जुटे हुए हैं। नेपाल के पानी से कोसी और बागमती समेत कई ऐसी नदियां हैं जो एक तरीके से वो खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई हैं। पानी जो है वो अब गांव तक और सड़कों तक पहुंचने लग गया है। उधर बारिश और सैलाब ने नीतीश सरकार की सैलाब से निपटने की जो तैयारियां हैं उनकी भी पोल खोल करके रख दी है। अगर आपको बता दें तो हर साल उस इलाके में सैलाब आता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हर साल सैलाब आता है, हुकूमत को इस बात का पता है, हुकूमत को जानकारी है, तो फिर वो सैलाब से निपटने के इंतजाम क्यों नहीं करती, ये बड़ा सवाल है। और बात करेंगे मुगल सराय की। मुगल सराय का नाम जो है वो बदल चुका है। सब आप जानते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन अब मुगल सराय जंक्शन का नाम होगा। और
मुगल सराय जंक्शन जो है उसका नाम सरकारी तौर पर पूरी तरीके से बदल गया है। अब इस स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होगा। इस बारे में ईस्ट सेंट्रल जोन जो है हाजीपुर, उसने हुक्मनामा जारी कर दिया है। यूपी हुकूमत ने मुगल सराय जंक्शन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन करने की तजवीज मरकज को भेजी थी। इस पर जून के पहले हफ्ते में ही मरकज ने भी मुहर लगा दी थी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के लाखों लोगों के लिए खुशखबरी है। अब 8 लेन का होगा यमुना एक्सप्रेसवे। जी हां, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद यमुना एक्सप्रेसवे 8 लेन का होगा। हवाई अड्डे की वजह से गाड़ियों का दबाव बढ़ने पर एक्सप्रेसवे जो है वो उसको बड़ा किया जाएगा, यानी वसी किया जाएगा। फिलहाल यमुना एक्सप्रेसवे 6 लेन का है। ऐसा होने से न सिर्फ यूपी बल्कि उत्तर प्रदेश बल्कि हरियाणा और दिल्ली के लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी, बड़ा फायदा होगा। ग्रेटर नोएडा से आगरा के बीच एक्सप्रेसवे से रोजाना करीब 40,000 गाड़ियां गुजरती हैं। मथुरा से आगरा के बीच रोजाना करीब 30,000 गाड़ियां गुजरती हैं। और अब आपको दिखाते हैं आज की तारीख यानी 5 जुलाई। 5 जुलाई की बात करें, 5 जुलाई 1954 को बीबीसी ने पहला टेलीविजन प्रोग्राम नश्र किया था। इसकी जो ड्यूरेशन थी वो 20 मिनट थी। इससे पहले जो भी प्रोग्राम बनते थे उन्हें पहले से तैयार किया जाता था और कई बार इन प्रोग्राम्स में या इन खबरों में पुरानी चीजें भी यानी पुरानी खबरों को भी शामिल किया जाता था, लेकिन ये चलन जल्द ही खत्म कर दिया गया था। वक्त के साथ तज्जियाकारों को भी स्टूडियो में बुलाकर इंटरव्यू करना शुरू किया गया था। 5 जुलाई 1977 की बात करें तो पाकिस्तान की तारीख में ये बड़ा दिन है। जनरल जियाउल हक की सदारत में पाकिस्तानी फौज ने मुल्क पर कब्जा जमाया। पाकिस्तान की फौज ने जो फौज थी उसका जो इनकलाब था उसका जो नतीजा था वो ये हुआ कि उस वक्त जो मौजूदा वजीर आजम थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उनकी हुकूमत को उनका तख्ता पलट कर दिया गया था, उसको खत्म कर दिया गया था और उन्हें जुल्फिकार अली भुट्टो को गिरफ्तार किया गया था। वहां जनरल जियाउल हक ने कुर्सी पर कब्जा जमाया था। 5 जुलाई 1954 की बात करें तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का कयाम अमल में आया था। इसके अलावा 5 जुलाई 1968 को हिंदुस्तान की पहली पनडुब्बी सोवियत रूस से हिंदुस्तान पहुंची थी। 5 जुलाई 1998 में तमिलनाडु में डॉल्फिन सिटी का इफ्तिताह हुआ था। और 5 जुलाई की बात करें, 5 जुलाई 2004 को इंडोनेशिया में पहला सदारती इंतखाब हुआ था। और इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। इसी के साथ आपसे विदा लेंगे। अपनी और अपने अजीजों की सेहत का ख्याल रखिए। बारिश का मौसम चल रहा है, बरसात का मौसम चल रहा है। जाहिर तौर पर खाने पीने की जो चीजें हैं उनमें मजीद एहतियात बरतने की जरूरत है। सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा रही अफवाहों से भी आप दूर रहें, चूंकि आपने देखा कि पिछले दिनों कैसे सोशल मीडिया के जरिए जो अफवाहें फैलाई गई उनसे 29 लोगों की जान चली गई। और इस प्रोग्राम को मजीद बेहतर बनाने के लिए आपके मशवरों की दरकार हमें हमेशा रहेगी। अब से कुछ ही देर बाद देखिए बुशरा खानम के साथ आपकी बात। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।